अपनी पार्टी का विरोध झेल रहे केपी ओली की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पार्टी अध्यक्ष पुष्प दहल कमल प्रचंड तो पहले से ही उनके इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, लेकिन अब नेपाल के विदेश मंत्री ने ओली को जमकर लताड़ा है और कहा कि भारत नेपाल रिश्तों के बीच किसी को जहर घोलने की इजाजत नहीं है। केपी शर्मा ओली ने एक दिन पहले ही अपनी नाकामियों का ठीकरा भारत के सिर पर फोड़ने की कोशिश की और यहां तक कहा कि उन्हें सत्ता से हटाने के लिए नई दिल्ली और काठमांडू में साजिश रची जा रही है। हाल ही में केपी शर्मा ओली ने भारतीय इलाकों को नेपाल के नए नक्शे में शामिल करके दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों को पटरी से उतारने की कोशिश की। इस बीच नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने कहा कि सीमा विवाद से भारत और नेपाल के बीच रिश्तों के दूसरे आयामों पर असर नहीं होना चाहिए। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल असेंबली में एक बैठक में ग्यावली ने कहा कि सरकार भारत के साथ बहुआयामी रिश्ते को लेकर चिंतित है और सीमा से जुड़ा एक विवाद हमारे रिश्ते को खराब न करे। विदेश मंत्री का ये बयान इसलिए बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने कहा कि कालापानी, लिपुलेख और लिथियापुरा को नेपाल के नए नक्शे में शामिल किए जाने की वजह से भारत उनको सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहा है। ग्यावली ने कहा कि द्विपक्षीय रिश्ते में सकारात्मकता लाने के लिए सभी हितधारकों को योगदान देना चाहिए। किसी को रिश्ते में कड़वाहट नहीं घोलनी चाहिए। मैं सभी से अपील करता हूं कि सकारात्मक योगदान दें। विदेश मंत्री ने कहा कि हम भारत के साथ संपर्क में हैं। हम मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे सुलझा लेंगे। ग्यावली ने कहा कि ये विवाद इतिहास में पैदा हुआ, हम इससे जूझ रहे हैं। हम इस मुद्दे को सुलझाएंगे, लेकिन भड़काकर और भावनाओं से नहीं। गौरतलब है कि मई में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर के लिए लिपुलेख होते हुए एक लिंक रोड का उद्घाटन किया। नेपाल ने इसका विरोध करते हुए एक नया नक्शा जारी कर दिया, जिसमें भारतीय इलाकों को शामिल कर लिया गया। केपी ओली सरकार ने इसके लिए संविधान में संशोधन किया। माना जाता है कि देश में अपने खिलाफ बने माहौल को दबाने के लिए उन्होंने राष्ट्रीयता का मुद्दा उछाला, लेकिन उनके खिलाफ पार्टी में ही अविश्वास पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस में दिन फिरते नहीं दिख रहे हैं। सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा से मुलाकात के बाद माना तो ये जा रहा था कि कैप्टन कैबिनेट में उनकी वापसी होगी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू की वापसी को लेकर चल रही तमाम बातों पर विराम लगा दिया। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब सरकार में पहले शहरी स्थानीय निकाय मंत्री रह चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को एक बार फिर से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नकार दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि सूबे की राजनीति उसी ढंग से चलेगी जिस ढंग से वे चाह रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावनाओं से इनकार कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोविड-19 के कठिन समय में उनके मंत्री, खासकर स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान मंत्री ओपी सोनी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के इस कठिन पड़ाव पर फेरबदल की कोई जरूरत नहीं लगती है। इस महामारी के खिलाफ जंग जीतना उनकी प्राथमिकता है। यदि फेरबदल की जरूरत हुई तो इस पर बाद में विचार किया जाएगा। ये पूछे जाने पर कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू को कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्धू को राज्य या केंद्र में कोई जिम्मेदारी देने का अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर चर्चा है कि वे आला कमान के माध्यम से पंजाब में उप मुख्यमंत्री का पद हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन कैप्टन ने आज अपनी शैली में एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि उनके रहते सिद्धू की ये ख्वाहिश पूरी होना मुश्किल है। इसके साथ ही कैप्टन ने अपनी टीम पर भरोसा जताकर ये भी साफ कर दिया कि पंजाब में उन्हें किसी की जरूरत नहीं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लद्दाख में जारी तनाव के बीच जम्मू कश्मीर में सरकार के 2 आदेश नए सिरे से लोगों की चिंताएं बढ़ा रहे हैं। एक तो 2 महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर स्टॉक करने का आदेश है, दूसरा स्कूलों को खाली करने का आदेश सुरक्षा बलों को दिया गया है। लोगों को एक बार फिर से कुछ वैसा ही एहसास होने लगा है जैसा 2019 की शुरुआत में भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर आशंका होती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच मन की बात के जरिए ये कहा कि लद्दाख में भारत की जमीन पर आंख उठाने वालों को करारा जवाब दिया जा चुका है। मतलब तो ये है कि गलवान घाटी में शहादत देने वाले 20 सैनिकों का बदला भी पूरा हो चुका है। तब तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद में 2-2 हाथ करने की चुनौती देने की भी यही वजह रही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो कुछ कहा उसमें नाम लेना या प्रधानमंत्री के मुंह से किसी का नाम सुनना जरूरी भी नहीं लगा। जो प्रसंग था, जो संदर्भ था, साफ रहा।
कि बात सिर्फ और सिर्फ चीन की ही हो रही है। नाम लेना न लेना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के हिसाब से जो जरूरी हो किया जा सकता है। असली मतलब तो मकसद पूरा होने से है। जो बात देश सुनना चाहता था, मोदी ने सुना दी। प्रधानमंत्री ने कहा तो इतना ही कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। समझने के लिए ये काफी है। बड़ी ही संजीदगी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी मुल्कों को आगाह भी कर दिया था, हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। देश के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा ही कहा था। अब तो अरविंद केजरीवाल भी सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं मांगने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल तो अमित शाह ने उन्हें हाथ पकड़कर कोरोना पर काबू पाने के नुस्खे सिखाए। एक राहुल गांधी जरूर हैं, लेकिन अब तो अमित शाह ने उनको भी कह दिया है कि इधर उधर की छोड़िए, सीधा संसद में मिलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना के बहाने ही राहुल गांधी को कटघरे में ला खड़ा करने की कोशिश भी की और यहां तक चैलेंज कर डाला कि संसद में आए और फिर इत्मीनान से दो हाथ करते हैं। अमित शाह अब राहुल गांधी को भी वक्रदृष्टा बता रहे हैं। अमित शाह कहते हैं कि मैं राहुल गांधी को सलाह नहीं दे सकता। कुछ वक्रदृष्टा लोग होते हैं जिन्हें सीधी बात भी वक्र ही दिखाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने अच्छे से कोरोना से लड़ाई लड़ी है। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि जब एक व्यक्ति की आवाज पर लोग एकजुट दिखें। लोग लॉकडाउन में गए और फ्रंट पर खड़े होकर लोगों के लिए ताली बजाई, थाली बजाई। अमित शाह ने राहुल गांधी पर ऊंची राजनीति करने का आरोप लगाया। अमित शाह बोले, हम भारत विरोधी प्रोपेगेंडा से निपटने में सक्षम हैं, लेकिन जब एक बड़ी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष इस संकट में ऊंची राजनीति करते हैं तो ये उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए आत्मचिंतन का विषय है। उनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। राहुल गांधी हाल ही में ट्विटर पर सरेंडर मोदी हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे थे और अमित शाह उसी की बात कर रहे थे। हालांकि स्पेलिंग गलत होने के कारण राहुल गांधी के हैशटैग को अलग से भी सोशल मीडिया पर मजाक बनाया गया। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार हमलावर रुख पर रिएक्ट करते हुए अमित शाह ने कहा, पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए चर्चा करेंगे। 62 से लेकर आज तक दो हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो, इस प्रकार के स्टेटमेंट किसी को नहीं देने चाहिए। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, सियासत का पारा चढ़ता जाएगा और इस बात के संकेत लगातार मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे से महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियों का मोह भंग हो चुका है और इंतजार सही वक्त का है। कांग्रेस तो पहले से ही उद्धव ठाकरे से नाराज चल रही है, लेकिन अब शरद पवार भी इस तरह के संकेत देने लगे हैं। बात सिर्फ चीन के मामले में 2 बार केंद्र सरकार के पक्ष में खड़े होकर कांग्रेस को फटकार लगाने की नहीं है। ये बात है शरद पवार कब तक उद्धव ठाकरे को झेलते रहेंगे। महाराष्ट्र में कहावत है कि शरद पवार की कही गई बात का सिर्फ उतना अर्थ नहीं होता जो दिखाई या सुनाई देता है। यही बात हाल में दिए गए उनके बयानों पर भी लागू होती है। महाराष्ट्र में उनकी पार्टी एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चला रही है। इसमें उनकी पार्टी नंबर 2 की स्थिति में है। हालांकि सरकार में सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय उनकी पार्टी के मंत्रियों के पास ही हैं। उन्हें महत्व भी पूरा मिल रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार चलाने के लिए मार्गदर्शन उन्हीं से लेते रहते हैं, लेकिन ये भी सही है कि महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति अनियंत्रित हो चुकी है। इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की ही होगी। संभव है कि निकट भविष्य में सरकार में शामिल तीनों दल इस असफलता का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते नजर आए। पिछले दिनों इसकी एक छोटी सी वानगी भी देखी गई, जब कांग्रेस खुद को महत्व न मिलने की शिकायत करती दिखी और शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में उसे कुरकुर करने वाली पुरानी घटिया बता डाला। उससे पहले राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि महाराष्ट्र सरकार में उनकी पार्टी निर्णायक भूमिका में है ही नहीं। भविष्य में तीनों दलों के हितों के टकराव इससे बदतर रूप भी ले सकते हैं। शरद पवार संभवतः उन्हीं दिनों को देख पा रहे हैं और उससे आगे की सोच रहे हैं। महाराष्ट्र का राजनीतिक गणित फिलहाल ऐसा है कि बीजेपी किसी एक दल को साथ लिए बिना सरकार नहीं बना सकती, कांग्रेस के साथ वो जा नहीं सकती, शिवसेना के साथ रिश्ते इतने कड़वे हो चुके हैं कि उसके साथ सरकार चलानी नहीं बल्कि उसे सबक सिखाना ही बीजेपी का लक्ष्य रह गया है। अब बची एनसीपी, जिसे न तो किसी के साथ जाने में परहेज है और न ही किसी को साथ लेने में। 2014 में भी
जब जब अचानक शिवसेना से गठबंधन तोड़कर चुनाव के बाद भाजपा पूर्ण बहुमत से पीछे रह गई तो एनसीपी ने ही उसका हाथ थामा था। शरद पवार के पास ये तर्क सदैव सुरक्षित है कि अभी राज्य चुनाव झेलने की स्थिति में नहीं है। 6 माह पहले अजीत पवार के देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ लेने से भी ये सिद्ध हो चुका है कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। 2 दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस एक बयान दे चुके हैं। भाजपा के साथ आने का प्रस्ताव अकेले अजीत पवार का नहीं बल्कि राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष का भी था। राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी को जब नंबर 2 की स्थिति में ही रहना है तो शिवसेना के साथ रहे या भारतीय जनता पार्टी के साथ फर्क क्या पड़ता है। पवार को आपत्ति हो सकती है तो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व से, वो भी इसलिए क्योंकि चुनाव के दौरान फडणवीस मराठा छत्रप के प्रति बहुत सख्त भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि फडणवीस मराठा समुदाय से नहीं आते। वैसे भी शिवसेना के साथ एनसीपी बहुत लंबे वक्त तक काम नहीं कर सकती। वे क्षेत्रीय सियासत है, दोनों पार्टियों का आधार महाराष्ट्र ही है। ऐसे में दोनों के हित एक दूसरे के आड़े बार बार आएंगे। शरद पवार को राज्य के साथ केंद्र की सियासत में भी अपना दखल रखना है, जो कांग्रेस को ढोते रहने से फिलहाल तो पूरा होता नहीं दिखता। भारत सरकार ने चाइनीज ऐप्स पर बैन क्या लगाया, विपक्षी पार्टियों ने हंगामा शुरू कर दिया। भारत की दोनों कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम और सीपीआई बेचैन हो गई। ममता बनर्जी को भी सरकार का ये कदम पसंद नहीं आया। कांग्रेस ने हालांकि सरकार का साथ देने की बात कही है, लेकिन इस बात के संकेत भी हैं कि कांग्रेस को भी चोट पहुंची है। मतलब कि चीनी ऐप्स को बैन कर देना सबको पसंद नहीं है। भारत सरकार ने न सिर्फ चीन के 59 ऐप्स को बैन किया बल्कि 5G से भी चीन को बाहर किए जाने की पूरी तैयारी है। सीपीआई के डी राजा ने कहा कि सरकार को ये बताना चाहिए कि क्या चीन के ऐप्स पर बैन लगाने से देश का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वामपंथी दलों का मानना है कि मौजूदा गतिरोध को दूर करने के लिए भारत और चीन के बीच शीर्ष स्तर पर बातचीत होनी चाहिए। डी राजा ने कहा कि हम डिजिटल तकनीक की दुनिया में रहते हैं, ऐसे में चीन के ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने से सरकार का उद्देश्य कितना पूरा होगा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने सवाल किया कि चीन के ऐप्स सभी के मोबाइल फोन्स में हैं, ऐसे में सरकार इन पर कैसे रोक लगा सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिंगोइज्म में विश्वास रखती है जबकि हम राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। बीजेपी को चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए हमारी जमीन वापस लानी चाहिए। सीपीएम के मोहम्मद सलीम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारे नक्शे की सुरक्षा करनी थी, लेकिन उन्होंने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर जवाब दिया है। बता दें कि चीन पर दबाव बनाने वाली रणनीति पर काम करते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही के दिनों में कई बड़े फैसले किए। भारतीय अर्थव्यवस्था में चीन की भूमिका कमजोर करने और उसे धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनीज का 402 करोड़ रुपए का ठेका निरस्त कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कंपनीज के साथ हुए 5000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को रोक दिया है। इससे पहले BSNL ने अपना 4G नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए अपनी निविदा प्रक्रिया में बदलाव किया, जिससे कि चीनी कंपनीज ठेके की दौड़ से बाहर हो गईं। अब सरकार की तरफ से ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर चीन को कड़ा संदेश दिया गया है। यही नहीं, इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने गूगल को अपने प्ले स्टोर से बैन की गई 59 ऐप्स को हटाने के लिए कहा। ये सभी चीनी ऐप्स हैं। प्ले स्टोर से इन ऐप्स के हट जाने के बाद कोई भी इन्हें दोबारा अपलोड नहीं कर पाएगा। CAA और NRC के विरोध में लखनऊ में हुए हिंसक प्रदर्शन और दंगा भड़काने के मामले में प्रियंका वाड्रा का करीबी शाहनवाज आलम को गिरफ्तार किया गया तो प्रियंका वाड्रा ने आसमान सिर पर उठा लिया। पुलिस ने सोमवार रात शाहनवाज आलम को गिरफ्तार किया। यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष शाहनवाज आलम पर हिंसा में लिप्त होने और लोगों को भड़काने का आरोप है। शाहनवाज आलम को प्रियंका वाड्रा की कोर कमेटी का हिस्सा माना जाता है। ऐसे में उसे बचाने के लिए खुद प्रियंका वाड्रा सामने आई। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जनता के मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीजेपी सरकार यूपी पुलिस को दमन का औजार बनाकर दूसरी पार्टियों को आवाज उठाने से रोक सकती है, हमारी पार्टी को नहीं। प्रियंका ने ट्वीट के साथ वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि देखिए किस तरह यूपी पुलिस ने हमारे अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष को रात के अंधेरे में उठाया। बलिया के मनुवर गांव के रहने वाले शाहनवाज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर मातांबर तिवारी के मुंह पर कालिख पोतने के आरोप में 15 दिनों तक जेल भी रह चुके हैं। शाहनवाज उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के सलाहकार हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस दंगों के समय से ही शाहनवाज आलम को गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन ठोस साक्ष्य नहीं होने के चलते रुकी हुई थी।
अब डीसीपी सेंट्रल दिनेश सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष 19 दिसंबर को लखनऊ में हुई हिंसा के आरोपों में कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम को गिरफ्तार किया गया है। पहले इनके खिलाफ साक्ष्य नहीं थे, लेकिन अब सबूत मिलने के बाद इन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। योगी सरकार दिसंबर में हुए हिंसक प्रदर्शन पर कार्रवाई को लेकर काफी सख्त है, लेकिन इस दौरान परिवर्तन चौक पर हुई आगजनी और हिंसा के मामले में पुलिस ने हाल में चार्जशीट भी दाखिल की है। कुछ दिनों पहले इसी आगजनी के आरोपियों से संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए पूरे शहर में पुलिस ने होर्डिंग्स भी लगवाई थीं, जो काफी चर्चित रहीं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम मोदी शह देते हैं और कांग्रेस की मात हो जाती है। लगातार 2 लोकसभा चुनावों में मिली हार तो यही कहानी बयां करती है। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल ये हो गई है कि उसे चुनौती अपने घर से ही मिलने लगी है। न तो सहयोगी पार्टियां और न ही अपने नेता वैसा कर रहे हैं या कह रहे हैं जिसको सुनने को गांधी वाड्रा परिवार बेचैन है। चीन के साथ सीमा विवाद में मोदी सरकार पर हमलावर रही कांग्रेस को एनसीपी चीफ शरद पवार से भी झिड़की ही मिली। पवार ने कांग्रेस को लक्ष्य करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं होगा जब एनसीपी ने कांग्रेस से अलग रुख किया हो। इससे पहले जीएसटी के मुद्दे पर भी एनसीपी ने कांग्रेस से अलग लाइन पकड़ ली थी। कांग्रेस जीएसटी को लेकर शुरू से ही आलोचक रही है। संसद के सेंट्रल हॉल में आधी रात को जीएसटी लागू करने के लिए संसद सत्र का जो आयोजन हुआ था, उसमें कांग्रेस के बायकॉट के बावजूद एनसीपी ने हिस्सा लिया था। इसी तरह से राफेल मामले में कांग्रेस द्वारा सीधा पीएम पर अंगुली उठाए जाने के बीच पवार ने इस मामले में पीएम को क्लीन चिट दे दी थी, जिसके बाद उनके एक अहम सहयोगी तारिक अनवर ने पार्टी से इस्तीफा तक दे दिया था। बात सिर्फ एनसीपी तक ही सीमित नहीं है। मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस की संपूर्ण विपक्ष को एकजुट रखने में जो भूमिका होनी चाहिए थी, उसमें भी वे विफल दिखाई दे रही हैं। 2014 से 2020 के बीच राफेल, सर्जिकल स्ट्राइक और अनुच्छेद 370 जैसे बड़े मुद्दों पर भी वे विपक्ष को एकजुट नहीं कर पाई। इनमें वे दल भी शामिल हैं जो यूपीए का हिस्सा हैं। ज्यादातर मौकों पर कांग्रेस अकेली खड़ी दिखाई पड़ी। पिछले कुछ अरसे से ये भी देखने में आ रहा है कि कांग्रेस संसद के भीतर भी विपक्षी दलों को एक साथ नहीं रख पा रही है। ऐसे कई मौके आए जब विपक्षी दलों ने सरकार का विरोध किया, लेकिन जब विरोध के मंच पर एक साथ खड़े होने की बात आई तो वे अलग अलग राह पकड़ते दिखाई दिए। दूसरे दलों के साथ साथ खुद कांग्रेस के अंदर ऐसे नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है जो तयशुदा लाइन से हटकर बोल रहे हैं और जिसकी वजह से पार्टी नेतृत्व के लिए असहज स्थितियां पैदा हो रही हैं। अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर भुवनेश्वर कलिता व जनार्दन द्विवेदी जैसे सीनियर नेताओं से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे युवा नेता तक पार्टी लाइन से हटकर बोले थे। असहमति की हद यहां तक पहुंच चुकी है कि राज्यसभा में पार्टी के चीफ व्हिप कलिता को इस्तीफा देना पड़ा। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ हो लिए। एक ताजा उदाहरण मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व युवा नेता मिलिंद देवड़ा के रूप में सामने आया, जब उन्होंने इमरजेंसी के 45 साल पूरा होने के मौके पर उस फैसले के लिए परोक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी पर अंगुली उठाई थी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इमरजेंसी हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र की जब जब परीक्षा ली जाती है वो पूरी ताकत से लड़ता है। ये राजनीतिक पार्टियों पर भी लागू होता है। इसके बाद उनका एक और ट्वीट आया जिसमें उन्होंने चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ पार्टी के आक्रामक तेवर पर असहमति जताई। उन्होंने कहा कि जब चीन के अतिक्रमण के खिलाफ हमारी राष्ट्रीय आवाज एक होनी चाहिए, उस समय हम राजनीतिक कीचड़बाजी में व्यस्त हैं। जब हमें चीनी घुसपैठ के खिलाफ एकजुट होकर उसका समाधान ढूंढना चाहिए, हम अपने मतभेदों को उजागर करने में लगे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस की बढ़ती मुश्किल की वजह यह है कि नेतृत्व को नब्ज की समझ नहीं है। पार्टी के ही एक सीनियर लीडर ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि नेतृत्व देश के बदलते मिजाज और नैरेटिव को भांपने में नाकाम हो रहा है। इसलिए कई बार विरोध सही होने के बाद भी लोगों के गले नहीं उतरता और पार्टी को लेकर आम धारणा बनती है कि वो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। जब एक बार लोगों के मन में ये बात बैठती जाती है तो फिर लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।